हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज हम MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है मज़दूर आंदोलन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इग्नू के अलावा हमारे पास DU, जामिया, BA, OU और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट्स मिलते हैं, तो आप हमसे वो ले सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृषक आंदोलन और कृषक वर्ग होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि कृषक आंदोलन के अध्ययनार्थ दृष्टिकोण क्या क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व काल में कृषक आंदोलन कैसे था और स्वतंत्रोत्तर काल में कृषक आंदोलन कैसा रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि भूमंडलीकरण और कृषक आंदोलन का क्या मतलब संबंध रहा है, मतलब वो एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं वो चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कृषक आंदोलन और कृषक वर्ग क्या है। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि कृषक आंदोलन क्या होता है, तो कृषक आंदोलन उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन को संदर्भित करता है जो कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए चलाए जाते हैं। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों की स्थिति को बेहतर बनाना और कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। मतलब बेसिकली कृषक आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो कि मतलब कृषि से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनके लिए किए जाते हैं। मतलब कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। इससे बेसिकली जो किसान लोग हैं उनकी स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सिंचाई और भूमि सुधार आंदोलन हुए हैं। ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य सिंचाई की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और भूमि सुधार की दिशा में कदम उठाना होता है। इसके बाद किसान आंदोलन, जैसे कि भारत में कई किसान ने के अधिकार, उचित मूल्य और कृषि ऋण के लिए आंदोलन किए हैं। इसके बाद हरित क्रांति तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी ने सुन रखी होगी। 1960 के दशक में शुरू हुई, जिसमें उन्नत बीज मतलब हाई क्वालिटी के सीड्स और कृषि तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें कि कृषक वर्ग क्या है, तो कृषक वर्ग से तात्पर्य उन सामाजिक वर्गों से है जो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। मतलब कृषक वर्ग में वो सारे लोग आते हैं जो कृषि कार्य करते हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले कृषक वर्ग में किसान, जो कि सभी जानते हैं, वह लोग जो खुद खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। इसके बाद होते हैं भूमि मालिक, जिन्हें हम लैंड ओनर्स भी बोलते हैं, जिनके पास भूमि होती है और वह खुद खेती कर सकते हैं या खेती के लिए मज़दूरों को नियुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कृषि मज़दूर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स, वह लोग जो कृषि कार्य के लिए मजदूरी करते हैं, जैसे फसल काटना, जुताई करना आदि। उसके बाद होते हैं कृषि उद्यमी, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, वह लोग जो कृषि उत्पादों के व्यापार में निवेश करते हैं या कृषि आधारित उद्योग चलाते हैं। अब इनके अर्थ की अगर हम बात करें, तो कृषक आंदोलन कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आयोजित किए गए सामाजिक या राजनीतिक प्रयास हैं। इनका उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को सुधारना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होता है। और यही अगर हम कृषक वर्ग की बात करें, तो समाज में वह लोग जो कृषि से जुड़े होते हैं, जैसे कि किसान, भूमि मालिक, कृषि मजदूर आदि। यह वर्गीकरण उनकी भूमिका और संसाधनों के आधार पर होता है। इसके बाद अगर हम देखें कृषि वर्गों का वर्गीकरण, कृषक वर्गों का वर्गीकरण, तो कृषक वर्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जा सकता है। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो एक गरीब किसान होते हैं और एक समृद्ध किसान होते हैं। गरीब किसान वे होते हैं जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं और भूमि सीमित होती है। ठीक है। समृद्ध जिनके पास अधिक संसाधन और भूमि निवेश की क्षमता होती है। इसके बाद अगर हम भूमि के स्वामित्व के आधार पर देखें, तो स्वामित्व वाले किसान होते हैं जिनके पास खुद की भूमि होती है, और ठेकेदार किसान होते हैं जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं। इसके बाद समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो उसके भी दो टाइप्स के किसान होते हैं। सबसे पहले कृषि मजदूर, जो कि कृषि कार्य के लिए मजदूरी करते हैं, और भूमि मालिक, जो मतलब जो कि कृषि मजदूरों से खेती करवाते हैं। यह वर्गीकरण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक संदर्भों के आधार पर इसके बाद अगर हम देखें कि कृषक आंदोलन के अध्ययनार्थ दृष्टिकोण क्या क्या हैं, तो कृषक आंदोलन के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं, जो इन आंदोलन के प्रभावों, उद्देश्यों और परिणामों को समझने में मदद करते हैं।
यहाँ कुछ मुख्य दृष्टिकोण दिए गए हैं। सबसे पहले इतिहास का द्वारा अध्ययन। इन दृष्टिकोण से कृषक आंदोलन का अध्ययन ऐतिहासिक घटनाओं, आंदोलनों की उत्पत्ति और उनके विकास की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में मदद करता है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन की भूमिका। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में हुए विभिन्न किसान आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन हुआ था, कूका आंदोलन हुआ था, वो सब। इसके बाद अगर हम देखें आर्थिक दृष्टिकोण, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम कृषक आंदोलन का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण में कृषक आंदोलन के आर्थिक प्रभाव, जैसे कि फसल की कीमत, भूमि सुधार और कृषि उत्पादन पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। यह दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि आंदोलन किस प्रकार आर्थिक कारकों के कारण उत्पन्न हुए और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा। उदाहरण के लिए यहाँ पे हरित क्रांति का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक प्रभाव। इस दृष्टिकोण से आंदोलन के सामाजिक परिणामों, जैसे कि किसान की सामाजिक स्थिति कैसी थी, जाति और वर्ग संघर्ष और सामाजिक समानता के प्रयास का अध्ययन किया गया था। इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर यह दृष्टिकोण यह देखता है कि आंदोलन ने समाज में किस प्रकार बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भूमिक सुधार आंदोलन और इसके सामाजिक ढांचे पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, वो हम इससे समझ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में आंदोलन की राजनीतिक प्रेरणाएं, उनके नेताओं की भूमिकाएं क्या है और आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य का अध्ययन किया जाता है। यह आंदोलन यह समझने में मदद करता है कि आंदोलन ने राजनीतिक निर्णय और नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है। उदाहरण अगर हम देखें तो किसान आंदोलन ने उसके द्वारा राजनीतिक दलों पर जो प्रभाव डाले, जैसे कि कांग्रेस और भारतीय किसान संघ, आपको पता ही होगा, वो चीज़ें इसके बारे में दे रखी है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो भी कृषक आंदोलन पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो सांस्कृतिक अध्ययन के बारे में इसमें बताया है, जैसे कि आंदोलन के सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें आंदोलन के सांस्कृतिक प्रतीकों, मान्यताओं और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, जो आंदोलन की शक्ति और प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। इसके बाद सार्वभौम दृष्टिकोण, तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना। इस दृष्टिकोण से कृषक आंदोलन की तुलना विभिन्न देशों के आंदोलन से की जाती है। यह दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है वैश्विक संदर्भ में इन आंदोलनों की समानताएं या भिन्नताएं क्या क्या। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में किसान आंदोलन की तुलना अन्य देशों जैसे चीन, अमेरिका या ब्राज़ील से हुए किसानों आंदोलन से की गई। इन दृष्टिकोणों का उपयोग करके कृषक आंदोलन का व्यापक और बहुआयामी विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे उनकी जटिलताओं और महत्व को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है स्वतंत्रता पूर्व काल में कृषक आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में कई महत्वपूर्ण कृषक आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में कई महत्वपूर्ण कृषक आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता पूर्व काल स्वतंत्रता से जो पहले का समय था। यह आंदोलन भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में सहायक रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं कृषक आंदोलन के। सबसे पहले चंपारण आंदोलन था, जिसके नेता महात्मा गांधी थे और स्थान चंपारण बिहार में हुआ था। क्या है इसकी यहाँ पे पृष्ठभूमि और उद्देश्य आपको दे रखा है। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के किसानों में 3/4 प्रणाली के तहत उधारी पर कपास उगाने को मजबूर किया था, जिसने किसानों को जिससे जो किसान थे उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, है ना। उसके लिए ये आंदोलन हुआ था। इसके बाद कूका आंदोलन, जिसके नेता राम सिंह कूका थे और ये स्थान पंजाब में हुआ था। इसमें क्या था, कूका आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना और सामाजिक सुधार लाना था। यह आंदोलन विशेष रूप से कृषि और भूमि अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना और समाज में सुधार लाना था, और आंदोलन ने भूमि अधिकारों और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नलगुंडा आंदोलन, जो कि 1928 में हुआ था, जिसके नेता जो थे राज गोपालाचारी थे। स्थान इसका नलगुंडा ही था, जो कि आंध्र प्रदेश में है।
इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो किसानों ने ज़मीन के उधारी और शोषण की शिकायत के खिलाफ़ यह आंदोलन शुरू किया था और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनके भूमि के अधिकार दिलाना और बेहतरीन उधारी की प्रथा को समाप्त करना। आंदोलन ने किसानों के आर्थिक शोषण और मतलब जो उनके साथ आर्थिक शोषण होते थे उनको उजागर किया था और उसके लिए सुधार करने के प्रयास किए थे। इसके बाद आपको तिनकटिया आंदोलन दे रखा है जो कि नरेंद्र देव ने किया था, जिसके नेता जो थे नरेंद्र देव थे, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें भी क्या था? ब्रिटिश शासन ने किसानों को भूमि के 3/4 हिस्से पर कपास उगाने के लिए इसके बाद आपको तिनकटिया आंदोलन के बारे में बता रखा है जिसके जो नेता थे वो नरेंद्र देव थे, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था यह आंदोलन। इसमें भी क्या था? इस आंदोलन में भी वही था कि भूमि के 3/4 हिस्से पर कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया था और इसके उद्देश्य में किसानों को भूमि अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना था, इसका उद्देश्य मेन। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चुआड़ आंदोलन की तो ये ठाकुर राम सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसका स्थान था मध्य प्रदेश। चुआड़ आंदोलन मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा चलाया गया था। इसमें विशेष रूप से भूमि अधिकारों और मजदूरी के मुद्दे उठाए गए थे। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो कृषि आंदोलन और भूमिहीन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस पर बात की गई थी और जो उनका जीवन स्तर था उसे सुधारने के लिए में मांग की गई थी। इसके बाद अलवर आंदोलन है जिसके नेता अनंतलाल और गणेश दास थे, जो कि राजस्थान में हुआ था। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो किसानों ने भूमि के शोषण और अत्यधिक करों के खिलाफ विरोध किया था। इस आंदोलन के जरिए किसानों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा और भूमि पर लगने वाले अत्यधिक करों को समाप्त करना ही इसका उद्देश्य था। तो इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की समस्याएं और उनके अधिकारों को प्रमुखता से उठाया और इनका प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति पर पड़ा। इन आंदोलन के माध्यम से किसान ने अपनी आवाज़ उठाई और सामाजिक आर्थिक सुधारों की दिशा की ओर कदम भी उठाए थे। मतलब ये सारे आंदोलन कृषक आंदोलन थे जो कि स्वतंत्रता से पहले भारत में हमें देखने को मिले थे। आइए अब हम देखते हैं स्वतंत्रोत्तर काल के कृषक आंदोलन। तो इसमें आपको 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, ग्रामीण गरीब वर्ग। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता काल के बाद कृषक आंदोलन कैसे थे? तो कृषि श्रमिक और छोटे गरीब या फिर उपानित किसान ऐसे वर्ग हैं जो ग्रामीण समाज में अत्यधिक समस्याओं का सामना करते हैं। इन वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलन का आयोजन किया गया था, जैसे कि कृषि श्रमिक मजदूर आंदोलन। कृषि श्रमिकों के अधिकारों और मजदूरी की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी दिलाना था किसानों को और बेहतर कार्य परिस्थितियों को करना था। इसी के साथ साथ श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा देनी भी थी। इसके बाद अगर हम देखें छोटे गरीब उपानित किसानों को तो भूमि सुधार इनके लिए काफ़ी भूमि सुधार किए गए थे। भूमि सुधार आंदोलन हुए जो कि छोटे और गरीब किसानों के लिए भूमि सुधार और पुनर्वितरण पर कई आंदोलन हुए हैं। यह आंदोलन भूमि के अधिकारों को सुरक्षित करने और बड़े जमींदारों से भूमि को छोटे किसानों में बांटने पर केंद्रित था। इसके बाद कृषि ऋण आंदोलन देखने को मिले हैं हमें स्वतंत्रता के बाद गरीब किसानों के लिए सस्ती और सुलभ ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये आंदोलन हुए थे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है ग्रामीण संपन्न वर्ग। तो कृषक, मझले किसान, कुलक और धनी किसान ऐसे वर्ग हैं जिनकी जो कृषि में अधिक भागीदारी होती है और जो अक्सर विभिन्न सुधारों के पक्षधर में होते हैं। इन वर्गों के लिए कई आंदोलन किए गए हैं, जैसे कि कृषि सुधार आंदोलन में सबसे पहले कृषकों को मझले किसानों के लिए उन्नत कृषि तकनीकों, बीजों और सिंचाई के में सुधार करने पर जोर दिया गया था। वैसे आंदोलन हुए हैं। इसके बाद कृषि सब्सिडी आंदोलन, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के मुद्दे पर आंदोलन हुए हैं जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके लाभों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
इसके बाद अगर हम देखें जो होते हैं कुलक और धनी किसान। भूमि स्वामित्व और करों के विरुद्ध ऐसा मतलब इनके लिए क्या क्या आंदोलन हुआ है। भूमि स्वामित्व और करों के विरुद्ध तो बड़े जमींदारों और धनी किसानों ने भूमि स्वामित्व और करों मतलब जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। इसके बाद कृषि निवेश और प्रोत्साहित आंदोलन। धनी किसानों ने कृषि में निवेश और प्रोत्साहन के लिए आंदोलन किए हैं, जैसे कि बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए और कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने और ग्रामीण समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब कि ये जितने भी आंदोलन हमने पढ़े अभी, उन आंदोलनों से क्या हुआ है, जो स्वतंत्रता के बाद क्या है, भारत में जो कृषि क्षेत्र है, मतलब जो ग्रामीण मतलब जो कृषक वर्ग है, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है। इसी के साथ साथ कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास भी किया है। विकास हुआ है इन आंदोलनों के कारण। इन आंदोलनों का उद्देश्य न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करना था, बल्कि कृषि क्षेत्र में। इसके बाद हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण और कृषक आंदोलन। मतलब भूमंडलीकरण जो आपको पता होगा, ग्लोबलाइजेशन, और कृषि आंदोलन का कैसे एक दूसरे पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो मूल्य में परिवर्तन हुआ है भूमंडलीकरण के कारण। तो भूमंडलीकरण ने कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण में वैश्विक बाज़ार की भूमिका को बढ़ाया है। वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव से किसानों की आय परिवर्तित हो रही है। इसके बाद बाज़ार पहुंच। किसानों को वैश्विक बाज़ार तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उन्हें नए बाज़ार मिलते हैं, लेकिन साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों टॉपिक्स में बेसिकली ये दे रखा है कि आर्थिक प्रभाव में मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये क्या है, वैश्विक बाज़ार बन जाता है। इसी के साथ साथ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है, तो जो किसान लोग हैं उनको एक तरीके से वैश्विक बाज़ार में पहुंच मिल जाती है, पर इसी के साथ साथ उनका कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ एक ही देश के किसान तो होंगे नहीं, अलग अलग देशों के किसान भी होते हैं। इसके बाद उत्पादन में बदलाव है, तो प्रौद्योगिकी और निवेश में बदलाव हुए हैं, जैसे कि भूमंडलीकरण ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और निवेश के प्रभाव को बढ़ावा दिया है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन छोटे किसानों को इससे अक्सर लाभ नहीं होता। इसके बाद नकदी फैसले हुए हैं। भूमंडलीकरण ने नकदी फैसले जैसे कि कैफ़े, कपास की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो छोटे किसानों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद संरचनात्मक बदलाव की अगर हम बात करें तो भूमि और संसाधन में हमें बदलाव देखने को मिला है। भूमंडलीकरण ने चलते बड़े कृषि उद्यम और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाया है, जिससे छोटे और गरीब किसानों को संघर्ष करना पड़ा है। अगर हम मूल्य श्रृंखला की बात करें तो भूमंडलीकरण ने कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को पुनर्गठित किया है, जिससे कि किसानों को मूल्य निर्धारण और लाभ में कम नियंत्रण मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दे ही रखा है कि जो भूमंडलीकरण है उससे जो कृषक वर्ग है उनकी स्थिति पे दोनों प्रभाव पड़े, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। एक तरफ जहाँ उन्हें पूरा वर्ल्ड लेवल पे अपने सामान बेचने का, मतलब जो अपना उत्पाद होते हैं उसे बेचने का मौका मिला है, उसी के साथ साथ उनके सामने क्या है, काफ़ी कंपटीशन भी आया है। इसके बाद अगर हम बात करें कृषक आंदोलन और भूमंडलीकरण की, तो कृषक आंदोलन ने भूमंडलीकरण के प्रभावों को कृषक आंदोलनों ने भूमंडलीकरण के प्रभावों को और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। सबसे पहले आर्थिक न्याय के लिए आंदोलन, तो MSP आपने सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो कई कृषक आंदोलनों ने MSP की मांग की है ताकि किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिल सके। वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता के कारण मतलब उनकी जो इनकम है उस पर ज़्यादा। इसके बाद ऋण और सब्सिडी की बात की गई है, तो किसानों ने ऋण माफ़ी और सब्सिडी की मांग की है ताकि वह भूमंडलीकरण के आर्थिक दबाव का सामना कर सके। इसके बाद भूमि और संसाधन अधिकारों के लिए हुए हैं, तो भूमि अधिग्रहण के विरोध की अगर हम बात करें तो कई आंदोलनों ने बड़े कृषि और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध किया है, जो छोटे और गरीब किसानों की भूमि
को हड़पने का खतरा प्रस्तुत होता है। कि अगर हम सुरक्षा संसाधनों की, तो मतलब ऐसे भी आंदोलन हुए जहाँ पे संसाधन जैसे कि किसान जल, भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप उसे 2-3 बार रिवाइंड में देखेंगे, समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।